नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये जो इशू है बीच वाला, इसके कुछ पॉइंट्स हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिजिलियंट सप्लाई चेन से संबंधित, दूसरा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित और तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। तो ये बीच वाला जो बड़ा आर्टिकल है, इससे क्या पॉइंट्स निकलते हैं। देखो, इस आर्टिकल में राइटर ये कहना चाहते हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, वो काफ़ी समय से डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे देशों पर दबाव बना रही हैं कि आप फार्मर्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हो, इसे आप कम कीजिए। लेकिन अब सरकार नए फार्म लॉज लाके डेवलप कंट्रीज के सामने, फॉर एग्जांपल यूएसए जैसे देशों के सामने घुटने टेक रही है। इससे यूएसए के किसान जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो इंडिया की मार्केट में आके बिक सकेंगे। इंडिया के जो किसान हैं इन 3 नए फार्म लॉज का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है अंबानी अदानी जैसी फार्म्स को फायदा होगा इन 3 नए फार्म लॉज का, लेकिन राइटर कहते हैं इनसे भी ज़्यादा फायदा होगा फॉरेन फार्म्स को, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के जैसे डेवलप कंट्रीज के जो किसान हैं वो अपने फूड ग्रेन से इंडिया की मार्केट में बेच सकेंगे। अब देखो, वहाँ के किसानों को काफ़ी सब्सिडी मिलती है, मतलब इंडिया के किसानों से भी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, लेकिन इनडायरेक्टली मानती नहीं है वहाँ की सरकारें कि हम सब्सिडी दे रही हैं। तो एक तर्क ये आता है, तो इसमें नुकसान ही क्या है। अगर यूएसए के सस्ते फूड ग्रेन से इंडिया में आ जाते हैं तो नुकसान क्या है, कंज्यूमर को तो फायदा होगा ना। तो इस बात पर राइटर ये कहते हैं, शुरू में तो यूएसए सस्ते फूड ग्रेन्स इंडिया को भेजेगा, लेकिन देखो आगे आगे क्लीन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल यूएसए में और ज़्यादा किया जाएगा इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। तो इससे होगा क्या, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। तो फूड ग्रेन्स की कमी होगी तो यूएसए से फूड ग्रेन्स इंडिया में कम आएंगे, तब तक इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका होगा। इसीलिए इंडिया के जो फार्मर्स हैं, खास करके पंजाब हरियाणा के काफ़ी सारे फार्मर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइवेट फार्म्स हैं वो अपनी मनमानी करती हैं। एपीएमसी मंडी सिस्टम जो है, बेसिक इसमें इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, मिडिल मैन काफ़ी कमीशन भी खा जाता है। बट ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और वो बात देखो कि अभी तो यूएसए काफ़ी फूड ग्रेन्स सस्ता एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, उनका फूड ग्रेन्स इंडिया में बिकेगा, बट आगे जाके फूड ग्रेन्स कम एक्सपोर्ट करेगा यूएसए, क्योंकि उनका फूड ग्रेन्स इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। तब इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। और क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। फिलीपींस का एग्जाम्पल दिया जाता है कि फिलीपींस में भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ के जो किसान थे वो तबाह हो गए इस प्रकार की नीतियों के कारण, और बाद में फूड ग्रेन्स के लिए वहाँ पे दंगे भी हुए कई शहरों में। तो इंडिया तो 130 करोड़ जनता का देश है, फूड सिक्योरिटी का इंश्योर होना हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये 3 नए जो फार्मूलाज हैं वो गलत हैं, मतलब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है राइटर के द्वारा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिजिलियंट सप्लाई चेन्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये सप्लाई चेन का जो वर्ड है ना, बार बार आता है। अगर मैं आपको कहूँ कि 30 सेकंड्स में आपको सप्लाई चेन का मतलब समझाना है, आप कैसे समझाओगे? देखो, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, फॉर एग्जांपल पेंसिल है, पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूस होने से लेके पेंसिल कंज्यूमर तक पहुँचती है, इस पूरी प्रोसेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं। आप ये पहले वाला जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इसे ध्यान से देखिए। मान लीजिए पेंसिल को हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना होगा या फिर रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना होगा। पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट या फिर कुछ केमिकल्स या फिर क्ले बाइंडर, ये रॉ मटेरियल होते हैं पेंसिल के लिए। बाद में अगर कुछ दूसरे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इसमें शामिल है। तो सारा कुछ आता है मैन्युफैक्चरर के पास। उन सब की सहायता से मैन्युफैक्चरर आखिरकार प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल प्रोड्यूस हो गई, तो पीछे की ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं। मतलब जैसे तैसे करके मैन्युफैक्चरर ने इनपुट्स जो प्रोक्योर किए पेंसिल को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सब एक्टिविटीज़ अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद देखो पेंसिल मैन्युफैक्चर हो गई, वो होल सेलर के पास जाएगी, रिटेलर के पास जाएगी,
इसके बाद कंज्यूमर के पास जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल फ्लो चार्ट है, अदरवाइज थोड़े और स्टेप्स भी बीच में जुड़ सकते हैं। तो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज प्लस डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज इज इक्वल टू सप्लाई चेन। अब समझ में आ गया आपको सप्लाई चेन का मतलब क्या है। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेकर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जब पहुंचता है, बीच में जो भी स्टेप्स शामिल होते हैं वो सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं। अब यहां पे इस आर्टिकल में हम बात करेंगे खास करके इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स की, मतलब कैसे फॉर एग्जांपल कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोक्योर करते हैं चाइना से। तो ये सप्लाई चेन का हिस्सा है। हमने हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने इनपुट्स प्रोक्योर किए चाइना से, बाद में ड्रग्स प्रोड्यूस हुई और ड्रग्स को बेचा गया कहाँ पे, अफ्रीका में। तो ये पूरी सप्लाई चेन बन रही है जिसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और अफ्रीका भी शामिल है क्योंकि अफ्रीका में ड्रग्स बेची गई हैं। अब मतलब समझ गए आप सप्लाई चेन का। 30 सेकेंड्स से तो ज़्यादा ही हो गया। खैर, कंसेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं हम आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में राइटर कहते हैं देखो, कोविड-19 की महामारी के कारण सप्लाई चेन्स में जो डिसरप्शन आया है, सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन का क्या मतलब है। देखो, मान लीजिए महामारी आ गई, महामारी की वजह से चाइना से इंडियन कंपनीज जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर पा रही थी वो नहीं कर पाई, तो मतलब सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गई, पूरी सप्लाई चेन टूट गई। अगर चाइना से एपीआईज नहीं प्रोक्योर की जाएंगी तो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो अफ्रीका में ड्रग्स पहुंचेंगे कैसे, यानी पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई कोविड-19 की महामारी की वजह से। राइटर कहते हैं देखो, सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन दो रीजंस की वजह से आता है, नेचुरल रीजंस की वजह से भी, मैन मेड रीजंस की वजह से भी। जैसे जापान में 2011 में भयंकर भूकंप आया था सुनामी के कारण, मतलब भूकंप के कारण सुनामी आई थी, और इसकी वजह से जापान जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए को वो नहीं कर पाया इस सुनामी की वजह से। ये एग्जाम्पल है नेचुरल डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। मैन मेड इंटरप्शन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जैसे देखो सऊदी अरेबिया में टेररिस्ट ड्रोन अटैक हुआ, सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज में सितंबर 2019 में ये अटैक हुआ था। इस टेररिस्ट ड्रोन अटैक की वजह से सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज में 5.7 मिलियन बैरल्स ऑयल का जो प्रोडक्शन है एक दिन में वो कम हो गया। इससे देखो सऊदी अरेबिया की स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये एग्जाम्पल है मैन मेड इंटरप्शन इन सप्लाई चेन का। इसके बाद चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो, चाइना ने ट्रेड को बहुत बार वेपनाइज किया है, यानी चाइना ने ट्रेड को एज ए हथियार के तौर पे यानी वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। जैसे 2010 में सेनाकाकू आइलैंड्स के लिए विवाद हो गया था जापान और चाइना के बीच, मतलब लंबे समय से इनके बीच डिस्प्यूट चलता रहता है इन सेनाकाकू आइलैंड्स के कारण। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इस डिस्प्यूट के कारण जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स देना बंद कर दिया था। तो जापान को लगा अरे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी तो बहुत खतरनाक है, चाइना तो ट्रेड का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। इसके बाद इंडिया का एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया कि एपीआईज इंडिया चाइना से प्रोक्योर करता है, लेकिन वो इंपोर्ट प्रभावित हुआ कोविड-19 के बाद। इवन यूएसए का एग्जांपल दिया जाता है। यूएसए और चाइना के बीच जब टेंशंस क्रिएट हुई पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में, तो यूएसए ने चाइना को माइक्रोचिप्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इससे चाइना की जो बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इसका कामकाज प्रभावित हुआ। यूएसए ने ये रीजन दिया कि हमें डर है आप इन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल करोगे मिलिट्री रीजन्स के लिए। तो मतलब एक प्रकार से यूएसए ने भी ट्रेड को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। देखो, फ्यूचर में ट्रेड और टेक्नोलॉजी का वेपनाइजेशन जो है वो और भी इंक्रीज होगा, यानी विभिन्न देश ट्रेड और टेक्नोलॉजी को अपने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे दूसरे देश को कंटेन करने के लिए, दूसरे देश के चैलेंज का सामना करने के लिए। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों ने मिलकर सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की, यानी SCRI। सितंबर में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये इनिशिएटिव फोकस करेगा ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स, पेट्रोलियम्स, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज और IT सेक्टर पर। एक तरफ मतलब एक प्रकार से देखो साफ तौर पर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। मान लीजिए इंडिया अभी कोई चीज़ प्रोक्योर करता है, फॉर एग्जांपल APIs, जापान
रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोक्योर करता है चाइना से। तो ऐसा ना हो चाइना कल को इनको देना बंद कर दें तो इन देशों का जो कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित हो। इसलिए इन 3 देशों ने डिसाइड किया चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंसी कम करेंगे और आपस में ज़्यादा ट्रेड करेंगे ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। आने वाले दिनों में फ्रांस और इवन यूके भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनको डर लगता है जिस प्रकार से चाइना ने ट्रेड को एज ए वेपन इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कल को चाइना ऐसा हमारे खिलाफ भी कर सकता है। चाइना के खिलाफ क्या किया आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि चाइना के प्रधानमंत्री ने जब मांग की कि कोविड-19 के ओरिजिन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद तो चाइना ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से चिढ़ गया। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स चाइना ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता था उस पर रोक लगा दिया गया और कोल के जो शिप्स हैं वो तो अभी भी चाइना के कोस्ट पर फंसे हुए हैं। तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को दबाने के लिए ट्रेड को एज ए वेपन इस्तेमाल किया। पहले जापान के साथ ऐसा चाइना कर चुका है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है जापान का कि 1970s में देखो जापान ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाइना की इकोनॉमी में। बहुत सारी जापानीज जो कंपनीज हैं आज के समय में चाइना में रह के मैन्युफैक्चर करती हैं। चाइना इसीलिए सप्लाई चेन्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जापान के लिए। लेकिन अब जापान को ऐसा लगने लगा है कि हमें चाइना +1 की स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, यानी चाइना के अलावा एक और देश में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंसी ना हो। तो +1 के तौर पर जापान की जो कंपनीज हैं वो आसियान कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश को देख रही हैं कि चाइना के अलावा एक और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो वो और कहाँ पे हो, या तो आसियान में हो या फिर इंडिया में हो या फिर बांग्लादेश में हो। इवन जापान की सरकार जापान की कंपनीज को सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है कि भैया अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी तरह से अगर चाइना में है तो आप शिफ्ट कर लीजिए, हम इसके लिए आपको इंसेंटिव देंगे। और पहले फेज में $2.2 बिलियन का पैकेज जापान की सरकार ने दिया था और इस पैकेज के अंतर्गत 89 जापानीज कंपनीज ने सब्सिडीज को अवेल किया और चाइना से बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश किया। इनमें से 89 में से 57 जापान की जो कंपनीज हैं वो तो देखो वापस जापान में ही आ गई। 30 ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और 2 ने इंडिया में। 89 में से 2 ने इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की। देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आसियान के मेंबर कंट्रीज, यहाँ पे जापान की कंपनीज इसलिए जाती हैं क्योंकि जापान की कंपनीज यहाँ के कल्चरल और बिजनेस इन्वायरमेंट से वाकिफ हैं। साउथ एशिया के कल्चर एंड बिजनेस इन्वायरमेंट से उतनी वाकिफ नहीं है जापानीज कंपनीज हैं। लेकिन जो 2 कंपनीज इंडिया में आई हैं वो हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित हैं। जैसे देखो पीपी किट बनाना, अब उस कंपनी को तो इंडिया में आना ही था क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता है ऐसी चीज़ों का, तो उसको लगा कि इंडिया में आएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार की कंपनीज 2 कंपनीज इंडिया में आई हैं। इसके बाद आर्टिकल में सजेशन ये दिया जाता है, देखो इंडिया जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वो सप्लाई चेन के डिसरप्शन से प्रभावित होना ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए इंडिया को अपनी सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट बनाना होगा। अगर किसी चीज़ के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है या फिर किसी और देश पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी है तो उसे कम करना होगा। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है 27% ऑटोमोटिव पार्ट्स इंडिया चाइना से प्रोक्योर करता है। तो ये वेकअप कॉल है। इवन और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए चाइना से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है रॉ मटेरियल्स का। इसके बाद एग्जांपल दिया जाता है मेडिकल डिवाइसेस का। देखो एशिया में इंडिया 4थे नंबर पे सबसे बड़ी मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस की, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस के मामले में हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है 80% है। मेडिकल डिवाइसेस इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से, यूएसए से, जर्मनी से, सिंगापुर से और जापान से। क्लियरली ये तो देखो सस्टेनेबल नहीं है। तो इसीलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की आवश्यकता है इन गैप्स को फिल करने के लिए। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो 2018-19 में $120 बिलियन की थी और 2025 आते आते इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वैल्यू $400 बिलियन तक पहुंच सकती है। इंडिया आज के समय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी। सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सबको प्रमोट कर रही है। इवन डिफेंस के मामले में सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी का डिफेंस एक की पिलर्स में से एक है। काफ़ी सारे डिफेंस संबंधित प्रोडक्ट्स जो पहले हम दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे, उनको सरकार ने अब नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है, यानी उनका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, देश में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। देखो, फॉरेन डिफेंस कंपनीज के पास एक मौका है कि वो रेपुटेड इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ किसी प्रकार का टाई अप इस्टेब्लिश करें और इंडिया जो एक बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस की, उसे टैप करें, उसे यूटिलाइज करें। कुछ लोग देखो ये भी बोलते हैं कि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को नेगेटिव लिस्ट में डाल के सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, लेकिन देखो राइटर इससे इनकार करते हैं। राइटर का कहना है 101 आइटम्स को नेगेटिव लिस्ट में डालना ये संकेत है कि इंडिया अपनी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि कल को अगर सप्लाई चेन में किसी तरह का डिसरप्शन आता है तो उसका शिकार इंडिया ना बने। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो इंडिया के पास कैपेसिटी है, इंडिया के पास पोटेंशियल है वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनने के लिए। इसके साथ साथ महामारी के बाद इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है चाइना की तरह। यूँ तो नहीं कह सकते चाइना को रिप्लेस करके, लेकिन हाँ, चाइना की तरह इंडिया भी वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रिजिलियंट सप्लाई चेन्स से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में है। आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया था और इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ 2008 में। ये एक्ट देखो डील करता है फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ का लैंड के ऊपर और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स से डील करता है ये एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। कौन से राइट्स मिलते हैं फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ को इस एक्ट के अंतर्गत? मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे पूरी कम्युनिटी रह रही है, ट्राइबल कम्युनिटी, और यहाँ पे भी कोई कम्युनिटी है, ट्राइबल नहीं है लेकिन पिछले काफ़ी सालों से ये कम्युनिटी यहीं पर रह रही है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी आप इसे कह सकते हो। तो इस कम्युनिटी के अंदर ये एक फैमिली है ए, ये फैमिली है बी। ए फैमिली के पास 4 हेक्टेयर का लैंड है, 4 हेक्टेयर के लैंड पे खेती कर रही है, और बी फैमिली भी 3 हेक्टेयर लैंड पर खेती कर रही है। अब देखो, वैसे तो पिछले काफ़ी जनरेशन से खेती की जा रही है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, ट्राइबल फैमिलीज के द्वारा इस फॉरेस्ट में, लेकिन उनके पास ओनरशिप राइट्स तो नहीं है ना इस लैंड के। कल को अगर सरकार एविक्ट कर देती है, इनको बोल देती है कि आप यहाँ से चले जाइए, तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा जाने का। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए 2006 में ये एक्ट आया था। 2006 के इस एक्ट में बोला गया था कि फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और दूसरी कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, उनको ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे। जैसे ए फैमिली को अधिकार दे दिया कि जिस 4 हेक्टेयर तक की भूमि पर आप खेती कर रहे हो ये आपके नाम पे होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस 4 हेक्टेयर भूमि को किसी दूसरे को बेच सकते हो। नहीं, बेच नहीं सकते, बस ये 4 हेक्टेयर तक की जमीन आपके नाम पे हो जाएगी, कल को कोई आपको यहां से एविक्ट नहीं करेगा। और बी फैमिली को भी यही बोला कि आपके पास 3 हेक्टेयर जमीन है, तो 3 हेक्टेयर जमीन का जो पट्टा है, जो टाइटल है, वो आपके नाम पे होगा, आप खेती यहां पे करते रहिए, आपको कोई यहां से रिमूव नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा दूसरी जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, उनको भी इसी प्रकार के राइट्स दिए गए। इसके अलावा देखो, इस एक्ट में इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का भी प्रावधान है। मतलब ऐसा लैंड जिसे पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी, यह भी प्रावधान है इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। और कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे पेड़ों पे फूल लगते हैं, कोई फ्रूट है, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकेंगे अपने जीवन यापन के लिए। तो ये सारी बेसिक बातें बोली गई हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में ये है, अगर देखो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग या फिर दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को रिमूव किया जाता है, एविक्ट किया जाता है, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, उनका रिहेबिलिटेशन होगा सरकार के द्वारा, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, ये एक्ट देखो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं और
फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। और देखो इस एक्ट के अंतर्गत जो ओनरशिप राइट हासिल करना चाहता है 4 हेक्टेयर तक के लैंड का, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से होना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन जाता है और बोलता है कि मुझे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत इस 4 हेक्टेयर तक की भूमि का ओनरशिप राइट चाहिए, यानी टाइटल मेरे नाम पे होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई मुझे एविक्ट ना कर सके। तो सरकार बोलेगी कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के हो या फिर नहीं हो। अगर वो बोलता है नहीं मैं शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का नहीं हूं, तो सरकार फिर ये बोलती है कि 75 ईयर्स से क्या आप उसी जगह पे, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, आपकी फैमिली है, पिछले 75 सालों से 75 ईयर्स से उसी जगह पे रह रही है या फिर नहीं रह रही है। अगर वो पर्सन बोलता है हाँ रह रही है, तो उसको ओनरशिप राइट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। मतलब दोनों में से एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। या तो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से होना चाहिए पर्सन जो बेनिफिशियरी बनना चाहता है इस एक्ट में, या फिर उस पर्सन के पूर्वज, उस पर्सन की फैमिली पिछले 75 ईयर से उसी जगह पे रह रहे हों और खेती कर रहे हों, तभी 4 हेक्टेयर तक की भूमि का ओनरशिप राइट दिया जाएगा उस पर्सन को, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और प्रोसेस क्या होती है? पूरी प्रोसेस देखो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले ग्राम सभा आपको पता है क्या होता है? गांव में या फिर काफी बार 2-3 गांव में भी जितने भी वोटर्स होते हैं, सभी वोटर्स के ग्रुप को ग्राम सभा कहा जाता है। मान लीजिए कोई गांव है ABC, इस गांव में 75 वोटर्स हैं, तो 75 वोटर्स के ग्रुप को कहा जाएगा ग्राम सभा। लेकिन काफी बार गांव बहुत छोटा होता है, मान लीजिए गांव है इसमें सिर्फ 30 वोटर हैं, तो ग्राम सभा सिर्फ 30 वोटर्स की नहीं होगी, 2-3 गांव को मर्ज कर दिया जाता है। ये दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, इसमें 40 वोटर हैं, इसमें 50 वोटर्स हैं, तो तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा। 3 गांव के वोटर्स के ग्रुप को या फिर 3 गांव के वोटर्स के असेंबली को ग्राम सभा कहा जाएगा। काफी बार ऐसा भी होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस की। सबसे पहले तो देखो ग्राम सभा या फिर विलेज असेंबली रेजुलेशन पास करेगी कि भैया इसको दे दो, ये पिछले 75 ईयर्स से यहीं पे रह रहा है और इसको ओनरशिप राइट दे दो इस लैंड का। या फिर ये ST कम्युनिटी से संबंध रखता है, फॉरेस्ट में रह रहा है काफी सालों से और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो इसको इस लैंड का ओनरशिप राइट दे दो। तो एक बार ग्राम सभा ने रेजुलेशन पास कर दिया, तो उसके बाद सब डिवीजन लेवल पे यानी तालुका लेवल पे उस रेजुलेशन को स्क्रीन किया जाएगा और बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसमें देखो 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, एक फॉरेस्ट ऑफिशियल होगा, एक रेवेन्यू ऑफिशियल होगा और एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होगा। इसके अलावा 3 लोकल बॉडी के मेंबर्स होंगे, तो 6 मेंबर्स होंगे कमेटी में, एक फॉरेस्ट ऑफिशियल, रेवेन्यू ऑफिशियल और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल। और बाकी 3 कौन? बाकी 3 लोकल बॉडी से इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो ये 6 मेंबर्स की कमेटी फाइनल रेजोल्यूशन को स्क्रीन आउट करेगी कि ग्राम सभा ने जो रेजोल्यूशन भेजा है उसके हिसाब से ओनरशिप राइट्स दिए जाएं या फिर ना दिए जाएं। तो ये हमने अच्छे से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को डिस्कस कर लिया। अब देखो थोड़ा सा और हम इसे एनालाइज करें। वैसे तो ये एक्ट अच्छा ही था, मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे और रेवेन्यू के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा शोषण किया फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लोटेशन हुआ, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो 2006 में ये जो एक्ट आया, ऐसा कहा जा रहा था कि पास्ट में की गई गलतियों को सुधार करने के लिए ये एक्ट आया है, लेकिन ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई। एक तरफ देखो बोगस लोगों ने राइट्स हासिल कर लिए, मतलब जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उन्होंने राइट्स हासिल कर लिए। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि पर कब्जा कर लिया, जबकि एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है सिर्फ 4 हेक्टेयर तक की लैंड का ओनरशिप राइट दिए जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं बहुत लैंड पे लोगों ने कब्जा कर लिया। और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है एज कंपेरिजन टू कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। एक तरफ तो इस प्रकार की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ ये भी खबरें आती हैं कि जो वास्तव में डिजर्विंग लोग हैं उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि देखो जब ये एक्ट बना था उसी समय जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स हैं उन्होंने विरोध किया था इस एक्ट का। उन्होंने कहा था इस प्रकार से देखो फॉरेस्ट में लोग रहने लगेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, और डिफॉरेस्टेशन की खबरें आई भी कहीं कहीं, मतलब इस एक्ट के आने के बाद पेड़ों को काटना स्टार्ट किया गया कई सारी जगहों पर,
और वाइल्ड लाइफ से ग्रुप्स ने यह भी कहा था कि अगर लोग इस प्रकार से रहने लगेंगे और आप उनके राइट्स को स्वीकार करोगे तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा एनिमल्स के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच। तो ये एक्ट गलत है, ये एक्ट नहीं आना चाहिए था, ऐसा बोला गया वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स के द्वारा। और जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस एक्ट से खुश नहीं थे। उनको लगता था ये एक्ट नहीं आना चाहिए और हम अच्छे से फॉरेस्ट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकेंगे इस एक्ट के आने के बाद। तो देखो, इस एक्ट के अंदर जो क्लेम किए जाते थे ओनरशिप राइट्स के लिए, उन क्लेम्स में आधे तो रिजेक्ट ही हो जाते थे। छोटी छोटी गलतियां निकाल के फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब ये स्क्रीनिंग कमेटी थी, वो प्रपोजल्स को, ग्राम सभा के प्रपोजल्स को, रेजुलेशंस को रिजेक्ट कर देती थी। मतलब बहुत कम लोगों को ओनरशिप राइट्स मिल पाए इस एक्ट के अंदर। तो ये हमने एनालिसिस डिस्कस कर लिया इस एक्ट का, मतलब इंप्लीमेंटेशन खराब रहा। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, 2012 में वेस्टर्न घाट के 39 एरियाज को, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट ये सब आते हैं, इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। देखो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी भी है। इनमें से 10 जो हैं वो कर्नाटक के हैं, लेकिन तब से लेके अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने पोटेंशियल हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। और इस वजह से जो इंडिजिनस लोग हैं, यानी ट्राइबल लोग या फिर काफ़ी समय से फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, वो काफ़ी परेशान हैं। वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको ये लगता है ये जो यूनेस्को के द्वारा किसी एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे जब आइडेंटिफाई किया जाता है ना, तो फिर हमारी मूवमेंट पे, फॉरेस्ट के अंदर हमारी मूवमेंट पर काफ़ी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। इवन जब किसी एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाता है, तब भी उस एरिया में मूवमेंट्स पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो फिर इनको जो राइट्स मिले थे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, या फिर यूएन की एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, 2007 की डिक्लेरेशन है। तो इस डिक्लेरेशन में या फिर 2006 के एक्ट्स में शेड्यूल ट्राइब की कमिटीज़ को जो राइट्स मिले हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो राइट्स मिले हैं वो वायलेट होते हैं अगर एरिया को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, वेस्टर्न घाट में काफ़ी सारी कमिटीज़ रहती हैं, जैसे गोवलीज, कुनबीज, हालाकी, वकाला, करे वकाला, कुनबी, कुलवाड़ी मराठी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इन सभी कमिटीज़ को अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स में डाला गया है। ये वो लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों से, काफ़ी मतलब 75 ईयर से ये फॉरेस्ट में रहते आए हैं। तो ये कायदे से बेनिफिशरी हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो लैंड पे हक मिलता है, क्लेम मिलता है, उसके ये बेनिफिशरी हैं। ये अपना जीवन यापन चलाते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके, जैसे कि सिनेमन, जो कि एक प्रकार का मसाला होता है, या फिर कोकम, फॉरेस्ट से इनको इकट्ठा किया जाता है। इनको बेच के इन कमिटीज़ के द्वारा अपना जीवन यापन चलाया जाता है। बट देखो, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में की इम्प्लीमेंटेशन में बाकी स्टेट्स के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा खराब है। अभी तक देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की डेटा के अनुसार कर्नाटक ने जितने क्लेम्स आए थे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, उसमें से सिर्फ 5.7% क्लेम्स को एक्सेप्ट किया है, बाकी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है। और 70% जो क्लेम्स हैं उनको तो डिस्पोज अभी किया जा चुका है। कर्नाटक की सरकार जब देखो इन क्लेम्स को सेटल डाउन करती है ना, तो एक इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है। अगर ट्राइबल कमिटी के द्वारा क्लेम किया गया है इस एक्ट के अंदर, तो ज़्यादा संभावना है उस क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा, जबकि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी वो लोग जो 75 ईयर्स से फॉरेस्ट में रहते आए हैं, उनके द्वारा अगर कोई क्लेम किया गया है तो ज़्यादा संभावना है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सरकार रीज़न ये देती है कि अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने इनफ एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया है कि वो 75 ईयर से यहीं रहते आए हैं। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जितने क्लेम सरकार के पास आए हैं उन सबको अगर मिला भी दिया जाए तो लैंड ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब सरकार ने 1980 से पहले 43 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है उसको इंक्रोच कर लिया लीगली, इलीगली डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जितने क्लेम आए हैं उन सबको मिला भी दिया जाए
तो ये 43 लाख हेक्टेयर का काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। इसके बाद देखो राइटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। राइटर ये कहते हैं, देखो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिनेट किया जाता है, मतलब और ज़्यादा फॉरेस्ट को नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया डेजिनेट किया जाता है, तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि बाद में वहाँ पे उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जितना ज़्यादा आप किसी फॉरेस्ट को एज ए प्रोटेक्टेड एरिया डेजिनेट करोगे उतना ही ज़्यादा कंजर्वेशन होगा फॉरेस्ट का। देखो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को आपको अगर इंश्योर करना है तो आप फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में भी सोचिए, क्योंकि देखो फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिजिनस लोग, वो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, वो फॉरेस्ट की ग्रोथ में ही अपनी ग्रोथ मानते हैं, तो वो फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही उसे नुकसान पहुंचाने देते। तो मतलब आप फॉरेस्ट का डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ, यानी उनके क्लेम को आप एक्सेप्ट कीजिए और इससे फायदा ये होगा फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन अपने आप होगा, ऐसा राइटर मानते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित है। ब्रोकन बॉन्ड्स मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको पता है कि कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करके डोनेट कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और पता नहीं लगता, मतलब जनता को ये पता नहीं लगता कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, कितने के, और किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। तो फिर ये आरटीआई लगाई थी किसी पर्सन ने कि एज ए सिटीजन मुझे जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला और किस पर्सन ने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए। बट देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया आरटीआई के तहत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ये सारी जो इंफॉर्मेशन है एग्जम्प्टेड है आरटीआई एक्ट 2006 के अंतर्गत। तो वो पर्सन पहुंचा इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, आखिरकार अपील आके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी अब फैसला दिया है कि हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन एसबीआई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है आरटीआई एक्ट 2006 के तहत। राइटर कहते हैं ये तो देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अजीबोगरीब फैसला है। राइटर मेनली 2-3 आर्गुमेंट्स देते हैं। देखो आरटीआई एक्ट 2006 के सेक्शन 8 क्लास 2 में साफ तौर पे लिखा हुआ है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो पब्लिक डोमेन में रिलीज की जा सकती है, बेशक थोड़ी वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। तो देखो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, ये तो देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, तो ये इंफॉर्मेशन तो पब्लिक में आनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बेशक इससे किसी की प्राइवेसी वायलेट होती हो कि उसने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए। तो आरटीआई एक्ट के तहत ये इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड नहीं थी, जैसा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा ऑर्डर किया गया। इवन देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर देखो, और इस एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था पॉलिटिकल पार्टीज को जितना भी डोनेशन प्राप्त हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से वो सारा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इवन देखो तीसरा आर्ग्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि वोटर को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जिस कैंडिडेट को वो इलेक्शन में चुनने जा रहा है उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, उसकी एसेट कितनी है, सब कुछ एक वोटर को जानने का अधिकार है। और ये चीज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। उसी के बाद तो फिर जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए एफिडेविट फाइल करता है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट देता है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे स्पाउस के पास इतने पैसे हैं, मेरे खिलाफ इतने केस चल रहे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, सारी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट देता है। तो एक बात बताओ, ये भी तो फिर वोटर को जानने का अधिकार है ना कि जिस कैंडिडेट को वो चुनने जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने दिए तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे कहाँ से आए, तो ये तो जानने का पूरा अधिकार है ना वोटर को। तो फिर सीआईसी का जो वर्डिक्ट है ये गले नहीं उतरता है। अब सॉल्यूशन इसका ये है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस चल रहा है, काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। पिटिशनर ने
इसी से संबंधित कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से संबंधित इशू में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। रूलिंग पार्टी को देखो ज़्यादा फायदा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो अब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करता है, अगर कोई कंपनी विपक्ष को पैसा देगी इन बॉन्ड्स को परचेज करके, तो फिर एसबीआई तो सरकार को बता देगा ना कि हाँ इस कंपनी ने या फिर इस पर्सन ने पैसे दिए हैं कांग्रेस पार्टी को या फिर विपक्ष की किसी दूसरी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके, फिर सरकार उस कंपनी को हरास कर सकती है। तो सरकार को ज़्यादा फायदा है और विपक्षी पार्टीज को फायदा नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से। ट्रांसपेरेंसी जो पहले थोड़ी बहुत थी वो भी चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशंस पेंडिंग है। सीआईसी के अपील रिजेक्ट करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर सही से वर्डिक्ट देता है और ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, ताकि हमारी डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो मजबूत रह सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वीक बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।